हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन हम लोगों ने जावा का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि फीचर्स ऑफ द जावा क्या क्या होते हैं और एक सिंपल जावा का प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने सिंपल हेलो प्रिंट कराया था कैसे लिखा जाता है। तो आज में हम लोग जो है उसी का एक पहले प्रैक्टिकल देखते हैं और फिर उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है आगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इक्लिप्स के थ्रू काम करते हैं, तो ये इक्लिप्स आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि इक्लिप्स डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो वो इक्लिप्स आपकी मशीन पर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इक्लिप्स को स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे इक्लिप्स आपकी मशीन के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आपसे वर्क स्पेस पूछ रहा है कि भाई आपका वर्क स्पेस का मतलब है जहाँ पर आपको ये क्रिएट करना है, अपना जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो या तो डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा अपने आप ही, और नहीं तो आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्रिएट करना है। तो आप ब्राउज करके वहाँ पर क्रिएट करके भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली ले भी सकते हैं। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस को ले लेता हूँ, लॉन्च पर क्लिक कर देते हैं। जितने इक्लिप्स से स्टार्ट हो रहे हैं मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्लास जावा का एक कीवर्ड होता है, और जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक पब्लिक क्लास बनानी पड़ती है हमारे को, और क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट मेथड मेन मेथड रखना होता है, जो कि मेन मेथड में रहता है प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। और उसी से ही प्रोग्राम हमारा रन होता है। तो वही इक्लिप्स के ऊपर मैं आपको आज में एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखकर दिखा रहा हूँ। तो आपके सामने इक्लिप्स ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको एक न्यू जावा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, और जावा एग्जाम्पल। एनवायरनमेंट आपका ये मैंने आपको बताया था 1.8 इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन पर, तो देखिएगा यहाँ पर ये 1.8 अपने आप ही ले लेगा। ये जावा होम लेकिन आपका सेट होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अभी तो इसमें कोई लाइब्रेरी हमको ऐड नहीं करनी है लाइब्रेरी, लेकिन आगे चलकर अब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों की कुछ जार फाइल्स भी होती है, तो आप यहाँ पर लाइब्रेरी पर जाकर जार फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग सिंपल कोर जावा में काम कर रहे हैं, तो कोर जावा के अंदर हमको कोई जार फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जब ये कोर जावा नाम से आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसके अंदर आपको SRC मिलेगा। SRC इज अ सोर्स वेयर यू हैव टू कीप द जावा प्रोग्राम। तो SRC के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू क्लास। तो मैंने इससे बताया कि क्लास एक कंटेनर है और उसी के अंदर ही हम लोग मेथड को एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्लास, और क्लास का नाम मैंने बताया था फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो जैसे मैं टेस्टी दे देता हूँ, ठीक है ना। और क्लास के अंदर मैंने बताया एक मेन मेथड का रखना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर मेरा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा और वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसलिए मेन मेथड को यहाँ से चेक कर दीजिए और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने एक मैंने जैसे आपको दिखाया था क्लास के नाम से सेव हो जाता प्रोग्राम test.java। क्लास हमारी पब्लिक होनी चाहिए और इसके अंदर एक मेन मेथड हमारा आ गया, ठीक है ना। अभी हम लोग मेन मेथड में जाकर ही मैंने जैसे कुछ मैसेज दिया था, system.out.println gives a message on the console, ठीक है। और डबल मैसेज देने के लिए हम लोगों ने बताया था हेलो। आप डबल कोट्स के बीच में आप मैसेज दे सकते हैं। तो हम लोगों ने हेलो का मैसेज दे दिया। इसको सेव कर लेते हैं। तो सिंपल ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया, और उसके बाद हम लोग इसको रन एज
जावा एप्लीकेशन। तो रन कराने के लिए राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन से आप इसे रन कराइए, तो आपको यहाँ पर आउटपुट में हेलो मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर कुछ सम करता हूं, ठीक है, मैंने एक मैसेज दे दिया सम और सम कर दिया, और एक तो मैंने यहाँ पर दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, एक सम का और एक सब्सट्रैक्शन का। तो अब मैं इसको अगर रन करवा रहा हूँ तो आप देखोगे कि जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे तो मेन के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सम और सब्सट्रैक्ट दोनों एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है ना। तो अब अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है ना। अगर हम सब कुछ एक ही जगह लिख रहे हैं तो वो चीज़ जो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज की अप्रोच है। अभी मैंने अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आपसे बताया था लास्ट क्लास में, तो मैंने बोला था व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने बोला प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों ने प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं करा। यहाँ पर तो एक मेन लिख दिया और मेन के अंदर मैंने सीरीज ऑफ द स्टेप्स लिख दिए, और जब एग्जीक्यूट होगा तो सारे स्टेप्स एक के बाद एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैंने आपके साथ लास्ट क्लास करी थी तो मैंने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताया था आपको। तो मेन मेथड जो है वो हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि ये टेस्ट मेथड को बिलोंग नहीं करता है। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जेवीएम को बिलोंग करता है मेथड। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर ये लिखूं लाइन मेन मेथड के बारे में, तो मैं मेन मेथड के बारे में ये लिख सकता हूं। तो इसे कहते हैं कमेंट टैग, डबल स्लैश लगा देते हैं कमेंट टैग। तो ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो मैंने लिख रहा हूं मेन मेथड डज नॉट बिलोंग टू क्लास। ठीक है ना। मेन मेथड क्लास को बिलोंग नहीं करता है और ये जेवीएम को बिलोंग करता है, और जेवीएम इसे रन टाइम पर ऑटोमेटिकली कॉल करवाता है। अब इनहेरिटेंस में हम लोग जब बोला था तो हमने बोला था कि हम लोग इनहेरिटेंस मींस कि हम लोग उस मेथड को रीयूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो रीयूज करने के लिए मैं अगर इस टेस्ट क्लास को इनहेरिट कहीं पर एक्सटेंड करवाता हूं तो उस केस में वो अपने क्लास के मेथड को ही तो आगे पास ऑन कर सकता है किसी और की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो इस क्लास टेस्ट को बिलोंग ही नहीं कर रही है। तो ये जब ये प्रॉपर्टी ये मेथड इसको बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो आगे ये किसी को इनहेरिट कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब है कि मेन मेथड के अंदर मेन मेथड को इनहेरिट नहीं कर सकते। इसी तरीके से मेन मेथड के मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट्स चेंज नहीं कर सकते या इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पर या स्ट्रिंग के साथ मैं यहाँ पर इंट कर देता हूँ, इंट वन। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अब ये प्रोग्राम को मैं रन करवाऊंगा रन एज, तो यहाँ रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं आ रहा लिखकर आपका। तो नहीं आ रहा रन एज जावा एप्लीकेशन क्योंकि इसको मेन मेथड नहीं मिल रहा, क्योंकि ये इसका ये एक न्यू मेथड मानकर चलेगा, ये जेवीएम का मेथड नहीं मानकर चलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप इसका सिंटैक्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये मेन मेथड को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरलोड ओवरराइड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि मेथड के अंदर आर्गुमेंट चेंज करे जा सकते हैं, वो भी चेंज नहीं करे जा सकते। ठीक है ना। इसलिए इसके अंदर ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को क्योंकि हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मेन मेथड के अंदर आपको काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करें, मेन मेथड में काम नहीं करना चाहिए तो कैसे काम करना चाहिए, तो उस चीज को हम लोग अब एक डिफाइन करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हम लोग एक यूजर डिफाइंड मेथड बना रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू क्लास। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लोगों ने जो मेन मेथड था उस पर लिखा था कि डज नॉट बिलोंग टू द क्लास।
लेकिन अब जो मैं मेथड बना रहा हूं, मैं एक पब्लिक वॉइड सम, तो मतलब कि एक मैंने अलग से सम नाम का मेथड बना दिया जो एक्शन कर रहेगा, और एक सब्सट्रैक्ट नाम का मेथड है। तो इसका मतलब कि द क्लास टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर ये 2 अलग अलग पार्ट्स है, तो 2 अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको अब हम लोगों ने अलग अलग मेथड में, तो मेथड क्या कर रहा है, मेथड सेपरेट आउट द सेक्शन ऑफ द कोड। मेथड क्या काम करता है, इस सेक्शन को सेपरेट आउट कर दिया बाकियों के साथ, ठीक है ना, एंड परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं अगर बोलूं, तो मैंने आपको बोला कि ये मेरा फेस है, टेस्ट मेरा फेस है, जिसमें आईज एक कंपोनेंट हो गया और ईयर्स एक कंपोनेंट हो गया जो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और फेस क्या है, वो कंटेनर है जिसके अंदर ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, आपस में इनकैप्सुलेट हो रही है, ठीक है ना। और इस क्लास को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए उसमें एक मेन मेथड का रहना जरूरी है। अब मैं अब इस प्रोग्राम को रन करवाता हूं, तो अभी मेरे को ना सम का आउटपुट मिलेगा ना सब्सट्रैक्ट का आउटपुट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखेंगे। सिर्फ हेलो का आउटपुट मिल रहा है मेरे को इन दोनों का आउटपुट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये दोनों मेथड मैंने अभी डिफाइन करे हैं, कॉल नहीं करे मैंने इसको, ठीक है ना। तो मैंने अभी मेन मेथड जब आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो आप देखेंगे नोट्स भी मेरे, तो मैंने दोबारा से अगर देखा हूं, तो ये हमारी लास्ट क्लास थी, तो उसके अंदर मेन मेथड के बारे में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने 5 पॉइंट लिखे हैं कि मेन मेथड एक प्री डिफाइंड मेथड है जो कि जेवीएम को बिलोंग करता है, क्लास को बिलोंग नहीं करता, और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जेवीएम से रन टाइम के ऊपर, और ये मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। तो समझ लें कि ये मेरा मेन मेथड है, ये तो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, लेकिन ये सम मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो जाएगा। तो इसको कॉल कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो जावा में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये भी एक मेथड है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसका नाम हमने कुछ दे रखा है। ये भी मेथड है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और नाम मैंने, लेकिन ये जो है ये भी एक मेथड है, लेकिन इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। तो जो क्लास का नाम है वही इसका मेथड का मतलब कि जिसके अंदर ये सर्कुलर ब्रैकेट्स लगे हुए, देखिए सर्कुलर ब्रैकेट्स लगे, उसे मेथड कहते हैं। तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, ठीक है ना। और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, देखिए यहाँ पर वॉइड लिख रखा है, लेकिन इसके आगे वॉइड नहीं लिख रखा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वॉइड भी नहीं। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, नो नीड टू डिफाइन, मतलब कि इसकी एम्प्टी बॉडी होती है और इस जावा बाय डिफॉल्ट मानकर चलता है कि आपने ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको लिख भी देंगे तब भी सही है, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी जावा ये बाय डिफॉल्ट मानकर चलता है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर लिख रखा है। तो इसलिए अभी ये क्योंकि डिफॉल्ट मानकर चलता है तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, बाकी आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टर का सिंपल मतलब अगर बोले तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर का मतलब है बनाने वाला, ठीक है ना। क्या बनाने वाला, क्लास की मेमोरी बनाने वाला, ठीक है ना। तो ये सम मेथड और सब्सट्रैक्ट मेथड हम लोग बोलते हैं कि ये किसको बिलोंग कर रहे हैं। अभी मैंने बोला बिलोंग टू द क्लास, तो इसके लिए पहले जब तक क्लास नहीं बनेगी तब तक ये सम और सब्सट्रैक्ट मेथड भी नहीं बनेंगे। अगर मेरे पास 5th क्लास ही नहीं है तो 5th क्लास के अंदर 5th क्लास का स्टूडेंट कहां से आएगा। अगर मैं जाकर बोलता हूं कि मेरे को जी 5th क्लास में बच्चे को एडमिशन कराना है, लेकिन क्लास जो है उस स्कूल, जो स्कूल है वो एलकेजी तक का स्कूल है, प्ले स्कूल है, उसका 5th क्लास ही नहीं है, तो वहां पर एडमिशन कैसे होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि यहाँ पर क्लास जब तक नहीं बनेगी तब तक ये मेथड भी नहीं बनेंगे।
ठीक है ना। तो अगर आप इसको थ्योरेटिकल में देखेंगे, थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर लिख रखा है, कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच हैज सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास एंड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है ना। एंड जावा टेक्स वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑन इट्स ओन, जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप ही लेता है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसको इनिशियलाइज करने के लिए अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग लिखते हैं न्यू कीवर्ड, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो टेस्ट, न्यू टेस्ट का मतलब कि न्यू टेस्ट की मेमोरी बना रही है, न्यू टेस्ट एक न्यू मेमोरी बनाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। और उस मेमोरी का नाम हम लोगों ने दे दिया टी। तो टी क्या है, टी मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि उस मेमोरी को रेफर करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि मैंने बोला कि 5th क्लास में से एक स्टूडेंट अमित को लेकर आया, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, एक स्कूल है उसके अंदर मैं बोलता हूँ, रिसेप्शन पर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 5th क्लास से अमित को बुला दीजिए। तो 5th क्या है, वो क्लास क्या है, क्लास एक स्पेस है ना, उस स्पेस, अब स्कूल में तो बहुत सारे रूम होंगे, बहुत सारे स्पेसिस हैं, हमको 5th क्लास में से लेकर आना है, तो मैंने क्लास 5 एक मतलब कि एक रेफरेंस है, तो 5 क्या है, 5 एक स्पेस का रेफरेंस है, ठीक है ना। तो 5 क्या रेफर कर रहा है, एक स्पेस को रेफर करने का काम कर रहा है, जिसमें से 5 में इसको डिनोट कर हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5 को डिनोट कर हम बोलते हैं अमित को लेकर आओ, मतलब कि इस स्पेस में से अमित को लेकर आओ, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर भी वही सेम चीज कर रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेस बना रहा है टेस्ट। तो टेस्ट का स्पेस को रेफर कौन कर रहा है, टी रेफर कर रहा है। तो टी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल जो बता रहा है कि ये टेस्ट टाइप का स्पेस है, ठीक है ना, जिसके अंदर से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो मेथड बना रखे हैं हम लोगों ने, सम और सब्सट्रैक्ट नाम के जो मेथड बना रखे हैं, हम बोलते हैं कि उन मेथड्स को आप कहां से लेकर आइए, उन मेथड्स को आप ये देखिए, आप जब यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, तो ये मैंने जब ये मेमोरी बना दी है, तो ये जब मेमोरी बनेगी तो इसी मेमोरी के अंदर सम और सब्सट्रैक्ट नाम का मेथड बन रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने ये सम नाम का मेथड यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, उस मेथड यूजर डिफाइंड मेथड को जो डिफाइन कर रखा है उसको अब मेरे को कॉल करना है। तो मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ, डॉट लगाकर कॉल कर रहा हूँ, डॉट सम, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर भी, तो अब जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये कंस्ट्रक्टर मैंने बता दिया, और उसके बाद मैंने बोला इस कंस्ट्रक्टर को अगर मेरे को कॉल करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो कि एक मेमोरी बनाने का काम कर रहा है, और उस मेमोरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सम मेथड को कॉल करवा रहे हैं उस मेमोरी, ठीक है, कॉल मेथड। तो हम लोग इस मेथड को ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास, ठीक है ना, जो कि उस क्लास के मेंबर्स हैं। तो और उसको हम लोग मेंबर्स, जो क्लास के मेंबर्स हैं, उनको हम लोग तभी कॉल कर सकते हैं जब क्लास इनिशियलाइज हो रही है। तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लास इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है ना, क्लास के। और जब क्लास इनिशियलाइज होगी, क्लास बनेगी, तभी क्लास के मेंबर्स भी बनेंगे, तभी क्लास के मेंबर्स भी बनेंगे। तो क्लास के मेंबर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि क्लास के मेंबर्स को उस मेमोरी से कॉल करने के लिए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके हम लोग उसको कॉल कराते हैं, ठीक है ना। तो ये अब मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है ना। तो अब इसको अब हम रन कराकर देखें, तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर सम मिलेगा। तो उसका मतलब कि आप जिस मेथड की जरूरत होगी आप उसी को कॉल करवाओगे, ये नहीं कि जैसे पिछली बार करा था तो दोनों मेथड इकट्ठा कॉल होंगे, ठीक है ना। तो आज में हम लोगों ने बेसिकली जो है ये आपके साथ डिस्कस करा कि सिंपल जावा के प्रोग्राम को इक्लिप्स पर कैसे लिखते हैं, और उसके अंदर हम लोगों को मेन के अंदर का मतलब क्या होता है, मेन के अंदर हम लोगों को काम नहीं करना चाहिए
और उसकी जगह हम लोगों को अपने यूजर डिफाइंड मेथड्स बनाकर और उसके ऊपर काम करना चाहिए, और कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम लोग मेथड को कॉल करवाते हैं। ठीक है ना। आपको इसके जावा के अंदर जो भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कुछ कंट्रोल्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो जावा में भी होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर। ठीक है ना। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस मीन्स इंक्रीमेंट बाय 1, डिक्रीमेंट बाय 1। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ चीज असाइन करनी होती है हमारे को, इज इक्वल टू, जैसे रनर से कुछ असाइन हो रहा है, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है। कंपेरिजन करना, कंपेरिजन मीन्स इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो कंपेरिजन ऑपरेटर जो होते हैं ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करने का काम करते हैं। ठीक है ना। वैसे ही मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए एंड का मतलब क्या हुआ कि ऑल कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई, और मीन्स कोई सी भी एनी वन कंडीशन कैन सेटिस्फाई, नॉट मीन्स नो कंडीशन शुड सेटिस्फाई। ठीक है ना। अभी हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है और प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या है, एंड और नॉट का क्या मतलब होता है, ये भी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर आपको साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से कुछ कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट होती है इफ कंडीशन ट्रू। इफ ट्रू कंडीशन है, जो भी कंडीशन है, तो वो इफ का ब्लॉक, इसे कहते हैं इफ का ब्लॉक। ठीक है ना। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इफ का ब्लॉक। ठीक है ना। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है ना। या फिर एल्स ब्लॉक, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो एल्स ब्लॉक। ठीक है ना। उसी तरीके से मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग स्विच के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। मल्टीपल एल्स इफ लगाने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच के साथ केस, मल्टीपल केसेस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। उसी तरीके से लूप्स मीन्स कंटिन्यूस स्टेटमेंट चलती चली है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमारे पास एक वाइल का लूप होता है। वाइल का लूप के अंदर हमारे पास रेंज नहीं होती कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो वाइल का अंदर देखा कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती चली है। ठीक है ना। और लेकिन एक हमारे पास फॉर कंडीशन होती है। तो फॉर के अंदर हमारे पास क्या होता है, रेंज होती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कब तक चलाना है। ठीक है ना। तो ये फॉर की हमारी बॉडी होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इन एग्जांपल्स को आप ना इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि एक हम लोग इवन ऑड का एग्जांपल आपके साथ कर देखते हैं। ठीक है ना। इवन ऑड का तो एक सिंपल इवन ऑड का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एक जैसे मैं फिर से एक क्लास बनाता हूँ और क्लास का नाम हम दे देते हैं मैंने नाम दे दिया डेमो नंबर। मेन मेथड को सेलेक्ट कर लिया, फिनिश। अब इसके अंदर मैंने जैसे बताया आपको जो भी काम में करना है मेन में नहीं करना, जो काम करना है उसके लिए आप अपना यूजर एक्शन, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए यूजर मेथड बनाना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये एक्शन, तो एक्शन में क्या मेरे को करना है, मेरे को चेक करना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए मैं अपना एक यूजर डिफाइंड मेथड बनाना है। तो जो भी एक्शन परफॉर्म करता है वो मेथड परफॉर्म करता है। तो मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड ch के नंबर। अब यहाँ पर ch के नंबर जो नंबर है, तो ch के नंबर जो मैंने मेथड बनाया तो इसके अंदर मेरे को अब नंबर भी तो चाहिए कि कौन सा नंबर 2, 4, 5, कौन सा नंबर को इवन है ऑड है, तो मेरे को कुछ इनपुट भी चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या भेज रहे हैं, एक वेरिएबल भेज रहे हैं इंट आई। तो इसे कहते हैं आर्गुमेंट टू द मेथड। इसे क्या कहते हैं, आर्गुमेंट टू द मेथड। जैसे कि लास्ट वाला जो एग्जांपल करा था उसमें भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों ने 2+2 फिक्स कर दिया था हम लोगों ने। तो उसकी जगह मैं इनपुट टू द मेथड बोलूँ तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इंट आई। इंट वेरिएबल है और जे आई वेरिएबल है, जे वेरिएबल है इंट टाइप के। तो उसको मतलब मैंने यहाँ पर इनपुट टू द मेथड दे दिया, आर्गुमेंट टू द मेथड दे दिया। और यहाँ पर अब हम लोग 2+2 की जगह आई में जो वैल्यू आ रही है और जे में जो वैल्यू आ रही है, इसी तरीके से
और यहाँ पर आई और जी। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने इसे कहते हैं आर्गूमेंट्स टू द मेथड पास करवा दिए। अब ये आर्गूमेंट्स कहाँ से पास होंगे, ये जब आप मेथड देखे, अभी रेड मार्क हो गया, तो जब मेथड आप कॉल करा रहे हो तो इसके अंदर ये जो सर्कुलर ब्रैकेट है इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे 12 23। तो ये अब मेरे आर्गूमेंट्स हो गए। तो इसका मतलब कि इंट आई की वैल्यू जो पास हो रही है वो यहाँ से पास हो रही है 12, इंट आई इज इक्वल टू 12। और इसी तरीके से इंट जे में जो वैल्यू पास हो रही है वो यहाँ से पास हो रही है, डेट इज 23। तो इसमें हमको बोल रहे हैं मेथड को कॉल करते हैं हम लोग बोल रहे हैं आर्गूमेंट्स टू द मेथड हम लोगों ने पास करवा दिए, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको दोबारा से टेस्ट वाले को पहले रन कराकर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर 35 आ गया, ठीक है ना। तो आर्गूमेंट्स टू द मेथड हम लोगों ने भेज दिए, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने इंट आई भेज दिया, ठीक है ना। अब इंट आई जो मैंने भेजा है इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका रिमाइंडर चेक करना है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता 2 से डिवाइड करने के ऊपर। तो उसके लिए अब हम लोग एक इफ कंडीशन चेक करें। तो इफ जैसे भी आपको मैंने स्टेटमेंट बताया, तो इफ का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन चेक कर रहा है। तो मैंने देखे इफ, ठीक है। तो ये इफ और ये इफ का ये ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक। अब इफ के अंदर कंडीशन देनी है, क्या कंडीशन देनी है, आई रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि आई को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर, तो परसेंटेज मैंने बताया ऑपरेटर है। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने ऑपरेटर देखे थे, ठीक है ना, अरिथमेटिक का ये देखे। तो ये परसेंटेज जो है ये क्या है, ये मेरा रिमाइंडर का बता रहा है, ठीक है ना। तो आई रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू, ये भी अभी आपने देखा था कंपैरिजन, और कंपैरिजन में आपने देखा था कि कंपैरिजन डबल इक्वल टू कंपैरिजन क्या चेक करता है, कंपैरिजन का रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स। और ट्रू फॉल्स के अंदर आपने अभी देखा था यहाँ पर कि इफ ब्लॉक में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट इफ ट्रू, ठीक है ना, तो इफ ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो एल्स में। तो यहाँ पर ये आ गया कि इफ ये ट्रू होगा तो यहाँ पर मैं मैसेज दे रहा हूँ E1, कि ये E1 है, नहीं तो एल्स में मैं मैसेज दे रहा हूँ और, ठीक है जी। तो अब ये मेरा एक मेथड बन गया जो कि एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मेथड की कॉलिंग मेन से होगी, तो इसलिए मेन में कोई भी एक्शन नहीं लिखना, मेन के अंदर कोई भी कोडिंग मत करिए। प्रैक्टिस ये रखिए कि मेरे को यूजर डिफाइंड मेथड बनाकर काम करना है, मेन से सिर्फ कॉलिंग करनी है। तो कॉलिंग करने के लिए पहले कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो डेमो नंबर डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो नंबर और डी डॉट सी एच के नंबर, और इसमें आर्गुमेंट में 4 भेज देते हैं। तो अब हम इसको रन कराकर देखते हैं। E1, और अगर मैं 5 भेज देता हूँ ठीक है। इसी तरीके से अगर आप और एग्जाम्पल देखें तो आप का जैसे कि एक सिटीजनशिप फॉर एग्जाम्पल मैं कर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो तो हम लोग बोलते हैं आप इंडियन सिटीजन हो। या फिर मैं बोलता हूँ अगर आप इंडिया के अंदर 11 ईयर्स एंड अबव से रह रहे हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो, और नहीं रह रहे या इंडिया में बॉर्न नहीं हुए तो आप इंडियन सिटीजन नहीं। अब ये वाला काम मेरे को करना है, तो अब इस काम को कैसे करा जाए देखते हैं। तो हम लोग एक न्यू क्लास बना लेते हैं।
सिटीजन के नाम से बना लेते हैं, मेन मेथड ले लिया, ठीक है। फिर से इसमें हम लोग अपना यूजर मेथड बना रहे हैं, तो अब चेक सिटीजन नाम का जो मैंने मेथड बनाया, इसमें मेरे को क्या क्या यूजर से इनपुट लेना है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है और आपका पीरियड ऑफ स्टे क्या कितना है, ये दो चीजें इनपुट लेनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ क्या हुआ, ये मेरे कैरेक्टर्स है, दिल्ली या इंडिया या पाकिस्तान, ये क्या ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स है। तो इन ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग का हमारा एक कंप्लीट टॉपिक होगा जो हम लोग आगे के क्लास के अंदर देखेंगे, व्हाट इज स्ट्रिंग, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग डबल कोट्स में भी आप देख रहे थे, लिख रहे थे, वो ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम लोग पहला जो इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देता हूं मैं, स्ट्रिंग प्लेस ऑफ बर्थ। ये प्लेस ऑफ बर्थ को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल है, ये प्लेस ऑफ बर्थ वेरिएबल है। वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है, आई जे के या प्लेस ऑफ बर्थ या इंट एज, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल भी देखेंगे और स्ट्रिंग को भी देखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोगों को लेना है पीरियड ऑफ स्टे। तो मैंने दो इनपुट ले लिया, प्लेस ऑफ बर्थ और पीरियड ऑफ स्टे, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर भी कंडीशन है, इफ प्लेस ऑफ बर्थ में जो भी इनपुट आएगा किसके बराबर आता है, इंडिया, एंड मीन्स बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड पीरियड ऑफ स्टे। एंड नहीं आएगा, और मतलब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना मेरे को, और पीरियड ऑफ स्टे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो अगर आप देखोगे इस कंडीशन में, तो मैंने और कंडीशन लगा रखी है, और का मतलब कि मैंने बताया कि इनमें से कोई सी भी एक सेटिस्फाई हो जाए, या तो प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया हो जाए या पीरियड ऑफ स्टे 11 साल और अबव हो जाए, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इंडिया। और अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम लोग ठीक है। तो ये बस ये तो इस तरीके से कंपैरिजन भी हो रहा है और इफ का भी आ रहा है, आप सामने देख रहे हो, और साथ में और का भी कंडीशन मैंने देख रहा है। देखिए दोनों कंडीशन में से कोई सी भी एक सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो अब इस केस में भी हम लोग चलाकर अगर देखें तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा आपको मेन के अंदर जाकर। प्लेस ऑफ बर्थ अगर मैं इंडिया कर देता हूँ और पीरियड अगर मैं 4 ईयर कर देता हूँ, तो इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको आउटपुट में इंडियन मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ तो नॉट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक आप और खुद से ट्राई करके देखना, शॉर्टलिस्ट रिज्यूम। तो मेरे को एक क्लास बनाना है रिज्यूम, और रिज्यूम के अंदर एक शॉर्टलिस्ट रिज्यूम के नाम से आप एक मेथड बनाइएगा, और उसमें इनपुट लेना है मेरे को कि आपकी क्वालिफिकेशन एमसीए होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए
तो ही आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आप MCA भी होने चाहिए एंड आपका एक्सपीरियंस भी 3 एंड अबव होने चाहिए, मतलब बोथ कंडीशन शुड सेटिस्फाई, देन ओनली योर रिज्यूम विल बी सेलेक्टेड एल्स इट विल बी रिजेक्टेड। तो आप इसी को देखकर कोशिश करिएगा बनाने की, नहीं तो मैंने डाउनलोड के अंदर कोड भी जो भी है वो कोड भी हम लोगों ने अटैच कर रखा है वन ड्राइव के ऊपर, आप वहां से उसको कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स देखेंगे और स्ट्रिंग क्लास के बारे में देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है स्ट्रिंग क्लास के।